और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। ग्रेटर मेयर पर गदर, गुड़ा का एसीआर वाला राग, कहा मौत पर हुआ बवाल, आग का गोला बनी कार, पिंक सिटी की मर्दानी। गुड़ा का एसीआर वाला राग, मंत्री राजेंद्र गुड़ा का विस्फोटक बयान सामने आया है। कांस्टेबल का ट्रांसफर भी सीएम अशोक गहलोत खुद करते हैं। राजस्थान में पावर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज है। राहुल गांधी करते हैं पावर डिसेंट्रलाइज करने की बात। विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर भी मंत्री गुड़ा बोले, अनुशासनहीनता मामले में आला कमान को कार्रवाई करनी है। तो मंत्री राजेंद्र गुड़ा जिस प्रकार से हाल में ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एसीआर भरने को लेकर बयान दिया था और उसके बाद जिस प्रकार का विवाद हुआ, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास आमने सामने हुए, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी और एसीआर के विवाद को लेकर भी इस वक्त मंत्री गुड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, जिस प्रकार का यह बयान आया है, किस प्रकार से देखते हैं? क्या मंत्रियों के पास पावर नहीं है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, मंत्री के पास कोई पावर नहीं है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है, होम भी मुख्यमंत्री जी के पास है, और प्रताप जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। उनकी मांग भी सही है, वो बात भी सही है, वो सारे मंत्रियों के हित में है। अब ये कह रहे हैं कि हम एसीआर भरते हैं, कोई नहीं भरता किसी के एसीआर, सबके एसीआर एक ही जगह से भरी जाती है। पावर पूरी तरह सेटलाइज है। यानी क्या माना जाए, मतलब आप लोगों की अधिकारी सुनते नहीं है, यही कारण रहा इसके पीछे? सब सारे, मैं तो कह रहा हूं कि कांस्टेबल के ट्रांसफर, जो सिपाही के ट्रांसफर है, जो डीजी को पोस्टिंग देते हैं वो कांस्टेबल को देते हैं। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी सीएमआर चक्कर लगाते हैं मंत्री। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो है वो एसीआर की बात कर रहे हो, कांस्टेबल के ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री जी को वहीं से होते हैं। तो क्या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए? क्योंकि अगर पावर ही नहीं रहेंगे तो फिर मंत्रियों की। देखिए, राहुल गांधी जी के स्पीच जो हर जगह होते थे, एक प्रदेश को 50 लोग चलाने चाहिए, देश को 200 लोग चलाने चाहिए, सिर्फ 2 ही आदमी पूरी कंट्री को चला रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री साहब के लिए, ये बातें जो कही जा रही थी। तो यहाँ तो बिल्कुल जो राहुल गांधी जी की जो सोच है उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है वहां। तो यहाँ तो सिर्फ सारा सब कुछ सेंट्रलाइज है। और प्रताप सिंह जी की जो पीड़ा है उससे मैं 100% उस बात से मैं सहमत भी हूँ, उसमें सच्चाई है। तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री के सामने बात उठाएंगे कि डिसेंट्रलाइज करना चाहिए? आप राहुल गांधी की जिस प्रकार से बात कह रहे हैं, पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को क्या उठाएंगे? मुख्यमंत्री जी को सब पता है, उन्होंने तो कर रखा है। बात क्या उठाएंगे? एक दिन से थोड़ी, बरसों से कर रखा है। सारा पावर सेटलाइज है। लोगों, कार्यकर्ताओं के पास पावर हो, विधायकों के पास पावर हो, कुछ नहीं है। विधायकों के पास झूठ कह साहब विधायकों की चल रही है, ये हो रही है, फलान हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है विधायकों का। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पावर सारा पूरी तरह सेटलाइज है, पूरी तरह। जिस प्रकार से इस मामले में फिर महेश जोशी का भी बयान आया, उनको किस प्रकार से देखते हैं आप? महेश जी का जो महेश जी सीनियर है हमारे पुराने, और उनका जो बयान है, लेकिन वो पता नहीं क्या मजबूरी उनकी। और लास्ट सवाल ये कि मंत्री प्रताप सिंह का ये जो बयान है, इसके पीछे कोई अलग मंशा थोड़ी नजर आती है? वो तो प्रताप जी जाने, लेकिन ये बात सही है। पावर जो है मंत्रियों की, कोई कह देता है, कोई नहीं कहता। अंदर खाने जब सारे बैठते हैं तो सारे के सारे अंदर खाने बैठ के रोते हैं। अब लास्ट एक और सवाल, वो जो सियासी घटनाक्रम 25 सितंबर को हुआ, उसके बाद कोई नया अपडेट जो है वो नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से बात 3 नेताओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की बात हुई थी, उसमें भी कोई अब तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए, वो काम जो आलिकमान है उनको करना है। अब वो उनको माफ करते हैं, उनको सजा देते हैं, उनको सस्पेंड करते हैं, बर्खास्त करते हैं, सम्मानित करते हैं। यदि किसी ने अनुशासनहीनता की
तो उसको सम्मानित करते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 3 लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं, इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री जी के बिना कैसे हो सकती है? मुख्यमंत्री जी ने माफी भी मांग ली। हमारे सीएम साहब ने इसके लिए दिल्ली के अंदर सोनिया जी से माफी मांगी है, पूरे देश से माफी मांगी है। तो गलती तो हुई है, गलती अपनी कीमत भी मांगती है। एक और सवाल, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद पीएम यहाँ पर दौरे पे आए, बांसवाड़ा दौरे पर, और सचिन पायलट ने कहा कि इसके पीछे मायने जो है वो है हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तारीफ करना, और उसके बाद मुख्यमंत्री से की तरफ से भी बयान आया कि इस मामले में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो सचिन जी बड़े नेता हैं और राजस्थान में आज हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं पार्टी का लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए पार्टी के युवा चेहरे हैं। इसके मामले में जो सचिन जी जाने, वो अपने बारे में जो कहा। तो देखिए, ये मंत्री गुड़ा हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में पूरी तरह से सत्ता जो है वो एक तरह से पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, और कांस्टेबल तक का भी ट्रांसफर जो है वो मुख्यमंत्री की मंशा से होता है। तो ये बड़े सवाल जो है वो, ये पूरा जो एसीआर विवाद हुआ था उसके बाद मंत्री गुड़ा की तरफ से बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। और इसी खबर पर हमारे साथ सौरभ ग्रस्ती जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, एक तरह से देखा जाए तो जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया था एसीआर को लेकर, उस बयान की तस्दीक की है मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने, या उन्हीं की तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? सौरभ जी बिल्कुल, देखिए ये विवाद, एसीआर विवाद जो पूरा हुआ था और उसमें जिस प्रकार से बयानबाजी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी के बीच में हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये मामला जो है वो अब ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन आज मंत्री गुड़ा का ये जो बयान आया है वो फिर से इस पूरे विवाद को जो है वो हवा देता हुआ नजर आ रहा है। और मंत्री गुड़ा तो एक कदम आगे बढ़े हैं और इस मामले में मुख्यमंत्री को भी उन्होंने लपेट लिया है। जिस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने की है कि कांस्टेबल तक के जो ट्रांसफर होते हैं वो जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं, और सिपाहियों के ट्रांसफर कराने के लिए मंत्रियों को सीएमआर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये बड़ा बयान जो है वो उन्होंने दिया है, और पूरे घटनाक्रम में मतलब कहा जा सकता है कि सीएम को इसमें लपेटा गया है, और सीएम पर जो है वो पूरी तरह से गुड़ा की ओर से निशाना जो है वो साधा गया है। तो कह सकते हैं कि इस मामले में जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही थी उसमें अब गुड़ा ने इस पूरे विवाद को फिर से हरा करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। जी सौरभ, इसे अगर चुनाव से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं, ऐसे में ये जो 6 विधायक हैं ये कांग्रेस की तरफ आते हैं, कांग्रेस में खुद का विलय करवाते हैं, दूसरी पार्टी से आते हैं, और कांग्रेस जो है खास तौर पर मंत्री राजेंद्र गुड़ा को पद से भी नवाजती है। उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के अंदर एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये बयानबाजी तो कांग्रेस पर भारी पड़ ही सकती है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति आप जानते हैं कि कब कौन किसकी तरफ है ये पता नहीं चलता। और ये पायलट प्रकरण, हाल में जो इस प्रकार का प्रकरण हुआ उसके बाद गुड़ा ने भी एक अपनी अलग लाइन जो है वो ली है, और लगातार वो जो है वो जी सौरभ बयानबाजी करते रहे, और इसमें जो है वो जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव का घमासान चरम पर है। चौमू में बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। बाड़ेबंदी से दूर चल रहे पार्षदों का भी होटल पहुंचने का सिलसिला जारी है। पार्षद ममता बागड़ा, बीएल मालाकार, शक्ति प्रकाश, एमके शर्मा समेत 6 पार्षद कुछ देर पहले ही चौमू पहुंचे हैं। करीब 80 पार्षदों के बाड़ेबंदी में होने का दावा किया जा रहा है। होटल के स्वागत द्वार पर बीजेपी के कार्यकर्ता निगरानी कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ महेश धादीच चौमू से लाइव जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। महेश, काउंटिंग में कंफ्यूजन है या पूरी तरीके से बीजेपी क्लियर है कि 80 पार्षद यहां पर पहुंच चुके हैं और कितनों की अभी और जरूरत है? देखिए, बिल्कुल कैमरे के सामने तो ये काउंटिंग नहीं कराई गई है, लेकिन दावा किया गया है कि 80 जो पार्षद हैं वो यहाँ पर जो बीजेपी की बाड़ेबंदी, जिसे वे कैंप कह रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर कह रहे हैं, वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये चौमू का होटल है, निजी होटल है, जिसमें कि यहाँ पर पार्षदों को 3 तारीख से यहीं पर रोका गया है, और अभी भी पार्षदों के जो है लगातार यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। आज भी एक एक करके पार्षद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और अभी
कुछ देर पहले तक 4 से 5 पार्षदों को हमने भी भीतर यहाँ पर जाते हुए देखा है। हालांकि जब वे यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरह से जो है बातचीत से रोका जा रहा है। साथ ही में जो बड़े नेता है बीजेपी के वो यहाँ पर लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी भीतर में रामलाल शर्मा यहाँ पर है और साथ ही में यहाँ पर अशोक लाहोटी जो एमएलए हैं, पहले महापौर रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रामचरण बोरा हैं बीजेपी के सांसद हैं जयपुर के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी प्रकार से शहर के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के राघव शर्मा वो यहाँ पर हैं, यानी कि बड़े नेता बीजेपी के हैं वो इस बाड़ेबंदी में पहुंचे हुए हैं और प्रशिक्षण शिविर में जिसे वे कह रहे हैं प्रशिक्षण दे रहे हैं। और लगातार जो चर्चा है पार्षदों के बीच में उन्हें एकजुट करने को लेकर के वो कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ जो लोग हैं, जो कुछ पार्षद हैं, उनका अभी आना यहाँ पर बाकी है। अभी भी एब्सेंट जो है लगी हुई है कई पार्षदों की, और जो असंतोष उनके बीच में अगर कहीं है तो उसे मान मनोबल करने की जो कोशिशें हैं पार्टी संगठन की तरफ से वो यहाँ पर की जा रही है। हर तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस किसी तरह से डैमेज नहीं कर सके, क्योंकि कांग्रेस ने कई तरह की जो बातें कही है उससे जो है ये यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी है वो फूंक फूंक करके कदम रख रही है और किसी तरह से कोई सेंधमारी नहीं हो जाए, इस कारण से इस किले को अभेद बनाया गया है और सुरक्षा के जो खास इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए। जब भी यहाँ पर कोई पार्षद यहाँ पहुँचता है तो बस इस गेट को पार करने के बाद में वो आगे जाने के बाद वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि यहाँ पर उन्हें जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से निर्देशित करते हैं। जो आप देख रहे हैं सामने जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इस बात की जो है निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ जाए, किसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए जो हॉर्स ट्रेडिंग जैसी जो आशंकाएं हैं वो यहाँ पर कर सके। इस कारण से क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और विधायक रामलाल शर्मा से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी जो बात है वो क्या कांग्रेस करना चाहती है हमारे लोगों को तोड़ करके। तो जिस तरह से उनको हमने ये भी पूछा कि दल बदल कानून लागू नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मॉरलिटी जो है वो होनी चाहिए, भले ही दल बदल कानून लागू हो या नहीं। अशोक लाहोटी हैं वो भी इसी बात को यहाँ पर दोहरा रहे थे। अब भीतर में जो है पार्षदों के यहाँ पर रुकने ठहरने के खास इंतजाम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो होटल है वो अपने आप में बिल्कुल जो किसी तरह से सारा खेल पूरा का पूरा आंकड़ों का है और कितने अब तक पार्षद पहुंच चुके हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि गिनती अभी कैमरे के सामने नहीं हो पाई है। दावा 80 का है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट समय समय पर आपसे लेते रहेंगे। साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है और सबके सामूहिक निर्णय से कोई निर्णय होता है। सबके सामूहिक निर्णय से प्रदेश अध्यक्ष जी ने रश्मि सैनी का नाम जयपुर ग्रेटर मेयर के लिए चुनाव के लिए निर्धारित किया है और सारे हमारे जनप्रतिनिधि, विधायकगण, मैं खुद सांसद, संगठन के सभी जिलाध्यक्ष जी, सभी संगठन के कार्यकर्ता और सभी पार्षद एकजुट होकर रश्मि सैनी को भारी बहुमत से 100 से ऊपर वोट लेकर और हम जयपुर ग्रेटर नगर निगम बनाएंगे। ग्रेटर नगर निगम बनाएंगे सर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जो है बार बार जिस तरह के दावे कर रही है वो कहीं न कहीं चिंता तो पैदा करती है, और क्या उस चिंता से निपटने की कोई इंतजाम है? वो विपक्ष अपना भूमिका वो निभा रही है, पर जो हमारे पास गणित है वो हमारी गणित बिल्कुल फैक्ट है। हम 100 से भी अधिक मत लेकर देकर दिलाकर और रश्मि सैनी को मेयर बनाएंगे। पहले तो हमारे 92 पार्षद हैं, अब निर्दलीय और समर्थित नहीं, 2 साल से जब हमारे साथ हैं तो हमारे भाजपा परिवार के वो सदस्य हैं, सम्मानीय सदस्य हैं। और गणित की बात है, रणनीति मीडिया में बताई नहीं जाती। निश्चित रूप से जो सांसद साहब ने कहा है, हम 100 के आंकड़े पर जाएंगे, पार करेंगे। और ग्रेटर कांग्रेस कितना ही षड्यंत्र कर ले, 2 साल तक करके अस्थिर करने की चेष्टा करी है, उसमें कांग्रेस सफल नहीं होगी। लोकतंत्र की अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें अपना अपना एक तरीका रहता है और नगर निगम के कोई भी कार्य नहीं रुके हैं। उपमहापौर के नाते मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, मेरा फोन भी चालू है, मेरा कार्यालय भी चालू है। पार्षदों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं? पार्षदों के फोन स्विच ऑफ हैं, ठीक है, अपनी जगह है, पर पार्षदों का अपना कार्यालय होता है। उस कार्यालय से जनता के बीच में उनके प्रतिनिधि बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखिए 100 से ज्यादा वोट बीजेपी के आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और कांग्रेस का अब कुछ बचा नहीं है, न प्रदेश में कुछ बचा है न जयपुर में कुछ बचा है। और जिस ढंग से कांग्रेस ने 2 साल तक इस जयपुर नगर निगम को अधिकारियों के दम पर जो चलाया और जो जयपुर की दुर्दशा हुई वो पूरे जयपुर के 40 लाख लोग देख रहे हैं।
आज क्या जयपुर की हालात हमने छोड़े थे जब मैं मेयर था, उस समय हमने जयपुर को नंबर 1 किया था। साफ सफाई स्वच्छता हर चीज में जयपुर नंबर 1 हो गया था। आज जयपुर जिस प्रकार के हालात है और जैसी ये दिवाली गई है, ये एक मैं कह सकता हूँ कि ये जयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से 2 साल में अधिकारियों के माध्यम से जो निगम चल रहा था, उसका भी जवाब जनता इस बार देगी। प्रताप सिंह जी खुलासा करें ना, किससे बात हुई है, क्या बात हुई है। इसका मतलब वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यदि राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री ये कह रहा हो कि हमारी बात होगी और हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसको राजस्थान की जनता भी देख रही है। दल बदल कानून लागू नहीं होता तो अब दल बदल कानून लागू नहीं होता, लेकिन कोई मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती होगी। हर जगह कानून तो काम करता है, लेकिन कुछ जगह मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीता हुआ एक भी हमारा पार्षद प्रतिनिधि कांग्रेस की किसी प्रलोभन में नहीं आने वाला। प्रताप सिंह जी कहे चाहे कोई भी कहे, इस प्रकार के नेताओं के बयानबाजी से कुछ फर्क नहीं पड़ता और नाई कितने बाल 10 तारीख को सामने आ जाएंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के महापौर का उपचुनाव 10 नवंबर को होने वाला है, लेकिन इससे पहले दोनों ही संगठनों के पार्षदों को बाड़ाबंदी में रखा गया है। भाजपा ने अपने पार्षदों को यहाँ चौमू में बाड़ाबंदी में रखा गया, जिसके होटल का जो एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हेरिटेज होटल है, जहाँ पर कि तमाम जो पार्षद हैं वो इस किले नुमा होटल में, किलेबंदी में यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ में भाजपा के बड़े नेता, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर रेगुलर विजिट कर रहे हैं और साथ ही में उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर यहाँ कही गई है, जो क्षेत्र के यहाँ पर एमएलए हैं रामलाल शर्मा, वो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। रामलाल जी, किस तरह से यहाँ पर आप लोग का जो प्रशिक्षण शिविर जिसे आप कह रहे थे, मैं बाड़ाबंदी अगर नहीं कहूँ, तो किस तरह से आपका ये शिविर यहाँ चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और कैडर बेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण समय समय के ऊपर होता रहता है। मतदान कैसे करना है, मतदान की प्रक्रिया कैसे होगी, मतदान कई ऐसे पार्षद हैं जो पहली बार चुन के आए हैं, तो इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर पार्टी की रीति नीति के बारे में भी, पार्टी के संगठनात्मक विषयों को लेकर या संगठनात्मक कार्यक्रम जो चल रहे हैं उन सब की चर्चा होती है। तो आज जैसे कल अशोक लाहौटी सांगानेर से विधायक हैं वो आए थे, कालीचंद जी सराफ आए थे, नरपत सिंह जी राजवी आए थे, और आज भी राजपाल सिंह जी छेकाव जो पूर्व विधायक और मंत्री हैं वो भी उनका आने का कार्यक्रम है। कुछ देर के अंदर रामचंद्र जी बोरा जो सांसद है वो भी आएंगे। माननीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी भी 1 सत्र उनका भी वो भी लेंगे। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी इन कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और हमेशा आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और शाहपुरा से बड़ी खबर मिल रही है। संदिग्ध हालत में युवक की मौत का मामला गरमाया। एम्बुलेंस में शव लेकर परिजनों और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। खोरी मोड़ पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस लोगों से समझाइश की कोशिश कर रही है। ग्रामीण मामले के खुलासे की मांग पर अड़े हैं। शाहपुरा के खोरी में रविवार को युवक की लाश मिली थी। और हीरालाल सैनी शाहपुरा से हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि रविवार को शाहपुरा थाना इलाके के खोरी गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद जो ग्रामीणों ने शव को लेकर धरना शुरू कर दिया था। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने 9 घंटे बाद शव उठाया था और जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम भी करवाया गया था, लेकिन देर रात हो जाने की वजह से बॉडी को जो गांव नहीं लाया गया। आज सुबह बॉडी को खोरी गांव लाया जा रहा था, लेकिन जो परिजन और ग्रामीण है वो पुलिस की कार्यशैली को सवाल उठाते हुए उन्होंने जो खोरी मोड़ पर जाम लगा दिया और एम्बुलेंस में शव रखकर जो प्रदर्शन शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मामले का खुलासा नहीं हो जाता तब तक वो शव को नहीं उठाएंगे और धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जो ये मृतक युवक सुरज्ञान था वह 2 साल पहले जो एक बालिका की हत्या हुई थी उस मामले में गवाह था और उस कुछ लोगों द्वारा उसको धमकियां भी दी जा रही थी। इसको लेकर जो सुरज्ञान की ओर से पुलिस थाने में एक रिपोर्ट भी दी गई थी, शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। अगर पुलिस उस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद यह हादसा नहीं होता। इसलिए जो ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। पुलिस अधिकारी बराबर उनसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनको समझाइश कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण फिलहाल जो अभी धरने पर बैठे हुए हैं। जानकारी के लिए हीरालाल आपका धन्यवाद। और बीकानेर के खाजूवाला में एक शव मिला है। आईजीएनपी नहर में गिरे प्रेमी का शव मिला। 3 दिन के तलाश के बाद ये शव मिला है। नाबालिग लड़की को भगाकर लाया था ये युवक। वन कर्मियों को देखकर नहर में छलांग लगा दी। एसडीआरएफ की टीम को तलाश के दौरान ये शव मिला। आईजीएनपी के आगे 770 अमरपुरा के पास शव बरामद किया गया। पुलिस फिलहाल बॉडी का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रही है। तो बीकानेर खाजूवाला से ये खबर सामने आई है, जहां पर वन कर्मियों को ये शव मिला है।
बताया जा रहा है अपने साथ एक लड़की को लेकर गया था और उसी दौरान उसने वनकर्मियों को देखकर छलांग लगा दी नहर में। आज जाकर उसका शव बरामद किया गया है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर, आईजीएनपी नहर, इंदिरा गांधी नहर में रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, तब जाकर शव को बरामद किया गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आईजीएनपी के आरडी 770 अमरपुरा के पास ये शव मिला है। और विक्रम बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या अपडेट, क्या इस युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, पोस्टमार्टम करवा लिया गया? जी देखिए, बिल्कुल इस युवक का जो है के शव का जो है पोस्टमार्टम करवा लिया गया है और परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। और जो इनके खिलाफ जैतसर थाना में जो है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी और बालिका के नाबालिग जो बालिका है उसके परिजनों को भी कल बुला लिया गया था और उन्हें बालिका को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल अब जो पुलिस है वो आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई रिपोर्ट देने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन युवक जो है वो रामसरा महाजन का निवासी है, राजकुमार, जो इस नाबालिग लड़की को पकड़ कर लाया था और अभी जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और आयकर की कार्रवाई, बीकानेर में सट्टेबाजों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हुआ। 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सट्टेबाजी से जुड़े ग्रुप्स ने 70 करोड़ रुपए की अघोषित आय सरेंडर की। 1.25 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। छापों में 2.5 करोड़ रुपए की अघोषित ज्वेलरी भी जब्त की गई। छापों में 15 अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ। बीकानेर, नोखा, जोधपुर में 40 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। तो बीकानेर में सट्टेबाजों पर यह कार्रवाई पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। सवा करोड़ रुपए सटोरियों से नगद बरामद किए गए हैं। साथ ही कई अघोषित लॉकर से पैसा मिला है। सरेंडर भी किया है। 1.25 करोड़ से ज़्यादा की दस्तावेज भी सरेंडर किए हैं। और इस छापे में कई ऐसे सटोरियों के बारे में भी आयकर विभाग को जानकारी मिली है जो इस अवैध धंधे में लिप्त हैं। और इस खबर पर राकेश शर्मा से बात करते हैं। राकेश, अब पिछले कई दिनों से बीकानेर में यह कार्रवाई चल रही है। क्या क्या अब तक आयकर विभाग के हाथ लग चुका है और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? बिल्कुल, देखिए, ऐसे आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति के अघोषित संपत्ति के दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर ये दस्तावेज हैं जिनमें जमीनों की खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर की गई है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में निवेश किया गया है, कमर्शियल मॉल्स खरीदे गए हैं। ये पूरा पैसा जो कमाया गया है, ये क्रिकेट की जो सट्टेबाजी होती है उससे ये एक ब्लैक मनी इन्होंने कमाई है और इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा गोरख धंधा भी अपनाया था। जो ये रकम ब्लैक मनी के रूप में आती थी उसको मोटे ब्याज पर ये देते थे और उस ब्याज के पैसे को चेक के जरिए लेते थे, ब्याज और मूल रकम को। तो यानी जो काला धन था उसको किस तरीके से सफेद किया जाए, इसमें इस ग्रुप से जुड़े तमाम लोग शामिल थे, चाहे सुखदेव चायल हो, जवर ग्रुप हो या राठी ग्रुप हो। ये सब आपस में मिलजुल करके और इस तरह का ये बहुत बड़ा एक गोरख धंधा इस तरीके से कर रहे थे। चूंकि आयकर विभाग के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने कुछ ऐसी कंपनियां बनाई थी कोलकाता के आसपास जिनमें डमी डायरेक्टर बनाए गए थे और उनके जरिए बहुत बड़ा निवेश सोलर क्षेत्र में ये लाना चाहते थे। और बीकानेर के आसपास इनका एक बड़ा सोलर प्लांट लगाने का प्लान भी था, लेकिन आयकर विभाग ने इनके जो तमाम मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया है और वो दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। तो अभी भी जो दस्तावेजों की छानबीन है वो होना बाकी है और
इसमें जिन लोगों ने इनकी ब्लैक मनी को वाइट करने में साथ दिया है, जो सट्टेबाजी के गिरोह में शामिल रहे हैं, सट्टेबाजी में शामिल रहे हैं, उनके अहम सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।